सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए अ गर्ल लाइक मी का सेकंड पार्ट लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में रोंगशा बता रहा होता है कि मैंने जानबूझ के कोर्ट में ये सब कुछ बोला ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि बानहुआ इस केस को कैसे सॉल्व करेगी। वहीं पे दूसरी तरफ शेन्यू बिल्कुल ही हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि वो बारिश के टाइम पे भी बाहर ही खड़ा था। जब बानहुआ की मम शेन्यू को ब्लैक ड्रेस में देखती है तो वो शेन्यू को अंदर बुला लेती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से एक ही शर्त में करवाऊंगी, जब तुम स्कॉलर के एग्जाम में टॉप 3 नंबर पे आओगे तो तभी मैं तुम्हारी शादी बानहुआ से करवाऊंगी। तब तक के लिए तुम ये जाडे पेंडेंट हमारा रख लो। तो बानहुआ की मम ने ये सब कुछ इसलिए करा था क्योंकि उन्होंने शेन्यू को ब्लैक ड्रेस में देखा और साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि अगर बाई चांस शेन्यू टॉप 3 रैंक में आ गया तो इसके मतलब इसके अंदर काबिलियत है कि वो राजा बन सकता है। जब ये बात रोंगशा को पता चलती है कि बानहुआ के घर वालों ने शेन्यू को जाडे पेंडेंट दे दिया है, जिसे सुन के रोंगशा थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि रोंगशा के दिल में कुछ तो होता ही है बानहुआ के लिए। बानहुआ सोच रही होती है कि शेन्यू को हमारे घर का एड्रेस किसने दिया, कि तभी उसकी नजर अपने भाई पे पड़ती है, जिसके बाद उसका भाई बता देता है कि मैंने ही जानबूझ के शेन्यू को एड्रेस दिया ताकि जब ये बात रोंगशा को पता चलेगी तो वो अंदर ही अंदर जलने लगेगा और जलन के मारे वो जल्द से जल्द तुम्हें प्रपोज कर देगा। बानहुआ घर में बैठ के सोचने लग जाती है कि किस तरह से रोंगशा उसे प्रपोज करेगा। वहीं पे थोड़ी देर बाद शेनुआ आ जाता है बानहुआ से मिलने के लिए और कहता है कि ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए क्योंकि मैं इतना अमीर नहीं हूँ। जिसपे बानहुआ अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश करती है शेनुआ को कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, जिसपे शेनुआ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पेपर दूंगा और तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। और तुम ये सोच रही होगी कि मैं गरीब हूँ इसी वजह से तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती हो, तो कोई बात नहीं, हम शादी के बाद तुम्हारे घर में ही रह लेंगे, मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे शेनुआ की असलियत पता चलती है। एक्चुअली में शेनुआ जो है प्राइम मिनिस्टर का आदमी होता है जो कि उनके लिए काम कर रहा होता है ताकि वो बानहुआ के घर में जाके टाइगर टेली ढूंढ सके। पता नहीं इसके पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं, लेकिन अब लास्ट में ही पता चलेगा कि ये टाइगर टेली है क्या और इसका क्या राज छुपा हुआ है। यहाँ पे शेनुआ कहता है कि मुझे बानहुआ से शादी करने के लिए टॉप 3 रैंक लानी पड़ेगी, जिसपे प्राइम मिनिस्टर कहता है इतनी सी बात है तो मैं इजीली तुम्हें पास करवा दूंगा, बस तुम्हें अपने मकसद पे ध्यान रखना है। टेस्ट हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ पे शेनुआ की रैंक जो है 3rd आई हुई होती है। तो मतलब वो बानहुआ के लिए सेलेक्ट तो हो गया है, लेकिन राजा को ना शेनुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है क्योंकि कहाँ बानहुआ और कहाँ शेनुआ का स्टाइल, ये सब कुछ। जिसके बाद शेनुआ की बहुत ज्यादा खातिरदारी होने लग जाती है हर जगह, क्योंकि एक तो उसने टॉप 3 में रैंक करा है और साथ ही साथ उसकी शादी अब बानहुआ से होने वाली है। और यहाँ पे शेनुआ को ये भी पता चलता है कि शायद से बानहुआ जो है रोंगशा को लाइक करती है। ये बात पता चलते ही शेनुआ रोंगशा के पास चले जाता है और कहता है कि मैंने सुना आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो प्लीज मेरी आगे चल के मदद करना। जिसके बाद शेनुआ जो है सिर्फ बात ही करने लग जाता है कि बानहुआ ने मेरे से शादी के लिए हाँ कह दी है। मतलब वो एक तरह से रोंगशा को जलाना चाहता था, लेकिन रोंगशा तो हमेशा ही नॉर्मली बिहेव करता है और किसी को ये भी शक होने नहीं देता है कि उसको गुस्सा भी आ रहा है। रोंगशा को शेनुआ पे शक हो रहा होता है, जिस वजह से वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम लोग शेनुआ पे नजर रखो और साथ ही साथ इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। दूसरी तरफ बानहुआ को भी शेनुआ पे शक हो रहा होता है क्योंकि जब भी बानहुआ शेनुआ को ढूंढ रही होती है तो वो देखती है कि शेनुआ उसके घर में से कुछ ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब भी शेनुआ से पूछने की कोशिश करती है बानहुआ, तो शेनुआ ये कह देता है कि मेरे को इस जगह पे जाना था, इसी वजह से गलती से मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि तुम्हारा महल बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे उसके मॉम डैड कहने लग जाते हैं बानहुआ के कि तुम शायद से ओवर थिंकिंग कर रही होगी, जिस वजह से बानहुआ सोचती है कि शायद से हाँ मैं भी बेफालतू में शेनुआ पे शायद से शक कर रही हूँ। बानहुआ कहता है कि दीदी तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कि शेन्यू तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं है। जिसके बाद रॉकी जो है बुड्ढे के कपड़े पहन लेती है और वो चली जाती है शेन्यू के पास और बोलती है कि मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बता सकती हूँ। यहाँ पे रॉकी कहती है कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जो शादी के लिए लाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब तुम जिस लड़की से आप शादी करने वाले हो ना वो तुम्हारे लिए अनलकी कहलाएगी। जिसपे शेनुआ बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और खाना खाने के लिए चले जाता है। जहाँ पे शेनुआ को उसके दोस्त मिलते हैं तो यहाँ पे शेनुआ के दोस्त कहने लग जाते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, क्योंकि उससे पहले जो है बानहुआ की 2 बार शादी टूट चुकी है और जिससे भी टूटी थी ना, पहले वाले से टूटी थी तो वो तो मर ही गया और जो दूसरे वाले से टूटी थी वो अंधा हो गया है। जिसे सुन के शेनुआ और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से चले जाता है और ये सब भी जो है रॉकी का प्लान होता है। रोंगशा बानहुआ से मिलने जाता है, जहाँ पे अभी भी बानहुआ रोंगशा पे गुस्सा होती है झूठ बोलने की वजह से। यहाँ पे रोंगशा बानहुआ से कहता है कि तुम्हें शेनुआ से शादी नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि शेनुआ के बारे में रोंगशा को पता चल चुका होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का आदमी है। लेकिन रोंगशा बानहुआ को तो ये बात बता ही नहीं सकता है कि उसने इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। जिसपे बानहुआ कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तभी यहाँ पे आना, मुझे तो लगता है तुम मेरी शादी तुड़वाना चाहते हो। जब तुम्हारे पास प्रूफ होगा तो तभी मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी। अगले दिन तीनों
तीनों स्कॉलर्स को जॉब मिलनी होती है, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्कॉलर को प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन जो थर्ड स्कॉलर यानी कि शेनु को बहुत ज्यादा खराब जॉब मिलती है, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इस सभा खत्म होने के बाद पे इन लोगों की खाने की बैठक होती है, जहाँ पे लड़कियां लड़कों को रुमाल दे रही होती है और लड़के जो है फैन दे रहे होते हैं लड़कियों को, जहाँ पे देखा जाता है कि रोंगशा के पास सबसे ज्यादा रुमाल होते हैं और साथ ही साथ फिक्शन के पास सबसे ज्यादा हैंकीज होती है। लेकिन फिक्शन की दोस्त और जो शेनु है बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उनको एक भी नहीं मिल रहा होता है, जिसे देख के शेनु जो है अपना फैन उस लड़की को दे देता है और साथ ही साथ फिक्शन की दोस्त भी अपना रुमाल जो है शेनु को दे देती है। और यहाँ पे देखिए ऐसा पता चलता है कि शेनु दिल का इतना बुरा भी नहीं है। घर पहुंचने के बाद रोंगशा को पता चलता है कि शेनु की ऑलरेडी एक फियांसे है और जितना भी शेनु ने अभी तक पढ़ा है स्कॉलर की पढ़ाई के लिए, वो सारा खर्च जो है शेनु की फियांसे ने ही उसको दिया था। बानवा के घर में रोंगशा शेनवा की फियांसे को लेके चले जाता है और सब कुछ बता देता है। और जब बानवा को पता चलता है कि शेनवा जो है अभी तक बानवा को धोखा दे रहा था, जिस वजह से बानवा काफी गुस्से में आ जाती है और वो शेनवा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। शेन्यू फिक्शन की दोस्त के साथ घूम रहा होता है उस टाइम पे कि तभी वहाँ पे बानवा पहुंच जाती है और शेन्यू को काफी ज्यादा मारने लग जाती है। और शुरुआत में तो शेन्यू उस लड़की को नहीं पहचान पाता और कहता है कि मेरी कोई फियांसे नहीं है, लेकिन बाद में जब बानवा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो शेन्यू सब कुछ बता देता है और कहते हैं कि हाँ मेरी एक फियांसे है, लेकिन ये असलियत में वो नहीं है, जिसे सुन के बानवा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और बानवा का इतना खतरनाक बिहेवियर देख के शेनवा जो है बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे वर्ड्स बोलने लग जाता है बानवा के लिए और कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। और साथ ही साथ शेनवा जो है बानवा का दिया हुआ जाडे पेंडेंट भी तोड़ देता है, जिस वजह से बानवा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जाडे पेंडेंट तोड़ना यानी कि उसके मॉम डैड का अपमान करना। बानवा उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और जो सारे के सारे लोग देख रहे थे उन्हें, वो सभी लोग बानवा के सपोर्ट में थे क्योंकि किसी भी लड़के को किसी लड़की के ऊपर चीट नहीं करना चाहिए। कि तभी वहाँ पे शीजिन आ जाता है और कहता है कि बानवा तुम चिंता मत करो, ये केस मैं हैंडल कर लूंगा। रोंगशा बानवा को जब घर छोड़ने जा रहा होता है तो बानवा कहती है कि मैं अकेले जा सकती हूँ, वैसे भी तो मेरे घर में शेनवा की फेक फियांसे लेके आए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहती थी शेनवा को और उसने तो असलियत में सब कुछ अपना राज बता ही दिया है, तुम तो मेरी एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे। तो एक्चुअली में रोंगशा को भी उसकी फियांसे नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से रोंगशा जो है गलत फियांसे लेके चले गया था। लेकिन अगर शेनवा सच्चा होता तो वो कभी भी ये बात नहीं बोलता। बानवा कहती है कि अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि ना ही तुम मेरे रिश्तेदार हो और ना ही मेरे कोई दोस्त हो, तो मेरी शादी हो या ना हो, कोई मेरे को चीट करे या ना चीट करे, उससे तो तुम्हें कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। जिसपे जो है रोंगशा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से बानवा दोबारा से गुस्सा हो जाती है और वहां से अकेले ही चली जाती है। बानवा जब जा रही होती है तो रोंगशा अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे को क्यों चिंता हुई बानवा की, चाहे उसके साथ कोई चीट करे या उसकी किसी से भी शादी हो। रोंगशा इसके बाद से काफी ज्यादा टेंशन में रहने लग गया, जिसपे रोंगशा के अंकल कहते हैं कि तुम जाके बानवा से क्यों नहीं मिल लेते हैं, जिसपे रोंगशा कहता है कि अभी बानवा मेरे से गुस्सा होगी तो अभी उससे मिलना ठीक नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर भी अब टेंशन में आ जाता है क्योंकि उनको तो टाइगर टैली मिली नहीं, उल्टा शेन्यू जो है वो गिरफ्तार हो गया है। दूसरी तरफ क्विलिन के फादर भी ये प्लान बना रहे होते हैं कि बानहुआ और शेन्यू के जो किस्से हैं उसमें बान फैमिली को किस तरह से नीचे दिखाए। तो अगले दिन आ जाता है जहाँ पे राजा के सामने उसका मंत्री बताता है कि जितने भी लोग हैं ना जो उस दिन मौजूद थे बानहुआ को देख रहे थे, वो सब इसी सपोर्ट में है कि बानहुआ ने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। लेकिन क्विलिन के फादर के दोस्त जो है वही कहने लग जाते हैं कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बानहुआ की गलती है। बानहुआ को इस तरह से लोगों के सामने शेन्यू को नहीं मानना चाहिए था क्योंकि शेन्यू जो है प्राइम मिनिस्टर का आदमी है। तो दोबारा से रोंगशा जो है बान फैमिली का साइड लेता है और कहता है कि अगर हम एक टाइम के लिए इनकी पोजीशन छोड़ दे तो इसमें हम देखें तो बानहुआ को चीट करा गया है शेन्यू द्वारा, तो इसमें बानहुआ की बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो तो सिर्फ उसको सबक की सिखा रही थी ताकि अगली बार से कोई भी किसी लड़की को ऐसे चीट ना कर सके। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो शेन्यू ने इतना गंदा काम करा है जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी हुई पोजीशन का अपमान हुआ। राजा यहाँ पे कुछ ऐलान नहीं करते और अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे ग्रैंड मदर ऑलरेडी मौजूद होती है और वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी पोती को माफ कर दो। जो राजा है वो ग्रैंड मदर की काफी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि राजा की मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे और उस टाइम पे जो ग्रैंड मदर है वो यहाँ की रानी हुआ करती थी। तो बचपन से लेके अभी तक ग्रैंड मदर ने ही राजा की देखरेख की है, जिस वजह से राजा जो है ग्रैंड मदर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो ग्रैंड मदर की बात मान लेते हैं। राजा के वहाँ से कुछ मंत्री आ जाते हैं और बानवा को बता देते हैं कि तुमने जो है सही काम किया था, जिसके बदले में राजा ने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं और आज के बाद से तुम नॉर्मल लड़की नहीं कहलाओगी, आज के बाद से तुम काउंटनेस कहलाओगी। यानी कि रोंगशा और बानवा की पोजीशन और जॉब जो है सेम हो गई है। फिक्शन और शीजिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और ये बातों बातों में पहचान जाते हैं कि ये लोग रोंगशा और बानवा को लाइक करते हैं। मतलब अगर इनकी इच्छा पूरी हो गई तो बानवा और रोंगशा पति पत्नी के बजाय भाभी और साला बन जाएंगे।
बानुआ दोबारा से एक सपना देखती है जिसमें वो काले कपड़े पहने हुए आदमी के पीछे जैसे ही जाती है तो अचानक से उसे तीर लग जाता है। ये बात जब बानुआ अपने मॉम डैड को बताती है तो उसके मॉम डैड चिंता में आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द बानुआ जो है हंटिंग करने जाने भी वाली है। अगली सुबह जब बानुआ अपने भाई को मटेरियल आर्ट्स की प्रैक्टिस करवा रही होती है जिसमें बानैंग बिल्कुल ही जीरो होता है और ऊपर से लड़कियों की तरह रो भी रहा होता है। यहाँ पे बानुआ सोचती है कि उस दिन रात को जब मैंने रोंगशा को देखा था वो काले कपड़े में था और ऊपर से कह रहा था कि मैं बिल्ली ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे एक बार चेक करके आना चाहिए कि वो उस दिन हमसे सच ही कह रहा था या फिर कुछ बात छुपाने के लिए उसने हमसे झूठ कहा था। बानुआ कुछ मछली लेके रोंगशा के वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात रोंगशा के अंकल से होती है। तो रोंगशा के अंकल जो है सब कुछ बताने ही वाले थे कि हमारे पास तो कोई बिल्ली ही नहीं है कि सही टाइम पे वहाँ पे दूजिया आ जाता है, वो भी एक बिल्ली के साथ, और कहता है कि ये रही हमारी बिल्ली, हमें ये कल ही मिली है। बिल्ली देखने के बाद बानुआ सेटिस्फाई हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बानुआ के वहाँ से जाने के बाद दूजिया अंकल से कहता है कि वो तो अच्छा हुआ रोंगशा ने पहले ही हमें कह दिया था कि शायद से कभी भी बानुआ यहाँ पे बिल्ली देखने आ सकती है, जिस वजह से हमने ऑलरेडी बिल्ली रख रखी थी अपने घर में। सभी लोग हंटिंग करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे बानुआ लड़कियों में से एक थी जो कि लड़कों के साथ हंटिंग करने जा रही थी, बाकी सब लड़के थे। हंटिंग करते टाइम बानुआ अचानक से एक जगह पे उतरती है और वो नोटिस करती है जियांग लुओ को, और यहाँ पे बानुआ सिर्फ इतना ही सुन पाती है कि जियांग लुओ किसी को मारने की बात कर रहा है। बानुआ जब वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से उसका पैर लकड़ी में पड़ जाता है जिस वजह से जियांग लुओ वो आवाज सुन लेता है और उस इंसान को पकड़ने के लिए चले जाता है। बानुआ जब वहाँ से भाग रही होती है तो टाइम पे वहाँ पे रोंगशा आ जाता है और बानुआ को एक जगह पे ले लेता है, लेकिन जहाँ पे वो दोनों छुप के बैठे हुए होते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिस वजह से बानुआ को अचानक से छींक आने लगती है। शुरुआत में तो रोंगशा कंट्रोल करवाने की कोशिश करता है कि बानुआ अपनी छींक को रोक ले, लेकिन जब बानुआ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस टाइम पे रोंगशा बानुआ को किस कर लेता है। जियांग लुओ से बचने के लिए बानुआ को रोंगशा अपनी तरफ खींच लेता है और जब जियांग लुओ वहाँ से चले जाता है तो बानुआ उठ खड़ी होती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ से रोंगशा गायब हो चुका होता है। जब बानुआ थोड़ा आगे जाती है कि तभी वहाँ पे जियांग लुओ पहुँच जाता है और वो बानुआ को जैसे ही मारने जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे दोबारा से रोंगशा पहुँच जाता है और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे पहली बार आया है, जिस वजह से जियांग लुओ यहाँ पे बानुआ को नहीं मार पाता। बानुआ कहती है कि तुमने उस टाइम पे सब कुछ जानबूझ के किया ना, जिस पे रोंगशा कहता है कि नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे और ऊपर से तुम्हें छींक आ रही थी, तो अगर तुम छींक लेती तो हम पकड़े जाते, जिस वजह से मैंने ये सब कुछ करा। जिस पे बानुआ कहती है कि अच्छा फिर अब ये सब कुछ हुआ तो अब इसका हम क्या करें, जिस पे रोंगशा कहता है कि इससे अच्छा हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऑब्वियसली बानुआ तो ये सब कुछ भूलेगी नहीं और साथ ही साथ रोंगशा ये बात बोल के थोड़ा सा पछता रहा होता है अंदर ही अंदर। यहाँ पे एक और दुश्मन को दिखाया जाता है जिसका नाम है चोंग जिन, जो कि वांग यू का सबसे बड़ा भाई है और ये जो है जियांग लुओ के साथ मिला हुआ है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी रोंगशा वाइन लेने के लिए जब जाता है तो वो नोटिस करता है कि जितने भी सिपाही यहाँ पे मौजूद है वो जियांग लुओ के सिपाही से बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि जियांग लुओ ने कुछ अलग से ही प्लान बना रखा है। वहीं पे दूसरी तरफ बानुआ जो है जियांग लुओ के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गुस्सा दिलाया, तो मेरी तरफ से आप ये वाइन स्वीकार करो। जियांग लुओ कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त में माफ करूंगा, जब तुम इस पूरे जग ऑफ वाइन को खत्म करोगे। जिसपे शीजिन कह देता है कि मैं बानुआ की जगह वाइन पी लेता हूँ, जिसपे जियांग लुओ शीजिन को डांट देता है। बानुआ अब यहाँ पे जैसी वाइन को पीने जाती है कि तभी वहाँ पे रोंगशा आ जाता है और उस वाइन को पूरा खत्म कर लेता है और कहता है कि लड़कियों का वाइन पीना सही नहीं है, जिसे देख के फिक्शन काफी ज्यादा जल जाती है क्योंकि पहले तो रोंगशा और बानुआ साथ में आए थे जंगल में से और साथ ही साथ अब रोंगशा जो है बानुआ की जगह ड्रिंक भी कर रहा है। खाना खाने के बाद राजा ने धनुष बाण का कंपटीशन रखा होता है जहाँ पे राजा ने अपने बड़े बेटे यानी कि क्राउन प्रिंस के लिए अलग सा ही तीर कमान बना रखा होता है, जिसे देख के जियांग लुओ काफी ज्यादा जल जाता है और वो अपने भाई के पास जाके कहता है कि मैं भी इसे चलाऊंगा। वहीं पे रोंगशा ने आज तक कभी भी ड्रिंक नहीं करा होता है, जिस वजह से रोंगशा को भी काफी चढ़ चुकी होती है। बानुआ जो है क्राउन प्रिंस और जियांग लुओ के पास जाके कहने लग जाती है कि मैं भी इसे चलाऊंगी, ताकि राजा को जो है अपने बेटे पे गुस्सा ना आए, क्योंकि जियांग लुओ जो है हमेशा अपने बड़े भाई से जलता रहता था और वो चाहता था कि क्राउन प्रिंस की जगह मैं राजा बनूं। नशे की हालत में रोंगशा भी वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि मैं बानुआ की जगह तीर कमान चलाऊंगा, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि रोंगशा को तीर कमान चलाना नहीं आता है। वहीं पे जियांग लुओ ने अपने भाई को मारने के लिए एक गुंडा तैनात कर रखा था, लेकिन उसी टाइम पे दूजिया वहाँ पे पहुंच जाता है और उस गुंडे को हरा देता है, जिस वजह से जियांग लुओ का मकसद फेल हो जाता है। जियांग लुओ अब रोंगशा के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाता है। जब जियांग लुओ तीर चलाता है तो उसका निशाना जो है रेड वाली पे जाके लगता है, यानी कि सेकंड नंबर पे, और रोंगशा को जीतने के लिए अब बिल्कुल ही सेंटर पे मारना पड़ेगा। तो रोंगशा जब मार तो देता है लेकिन उसका धनुष आगे चले जाता है और तीर पीछे ही रह जाता है, जिसे देख के सभी लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब रोंगशा को तीर कमान चलाना नहीं आता है।
रोंगशा की बेइज्जती होता हुआ देख बानुआ रोंगशा को तीर कमान चलाना सिखाती है और जैसे ही बानुआ तीर छोड़ देती है तो उसका निशाना बिल्कुल सेंटर पे जाके लगता है, जिसे देख के राजा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी वहाँ पे एनल आ जाती है और रोंगशा से कहती है कि बानुआ के लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढना जरूरी है और कहती है कि रोंगशा तुम्हारे हिसाब से कौन लड़का सही रहता है, जिसपे रोंगशा कहता है कि मैं। लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद रोंगशा कहता है कि मैं राजा के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। राजा बानुआ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रखे होते हैं और वो कहते हैं कि आज के बाद बानुआ जो है काउंटनेस नहीं कहलाएगी, आज के बाद बानुआ भी मेरी बेटी जैसे कहलाएगी, यानी कि बानुआ भी अब से प्रिंसेस बन गई है। घर पहुंचने के बाद राजा जियांगलुओ पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे थप्पड़ मार के वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जियांगलुओ कहता है कि एक दिन देखना आप मेरे पैरों के नीचे गिरे हुए होंगे, यानी कि जियांगलुओ ने बहुत ही ज्यादा खराब प्लान बना रखा है। दूसरी तरफ बानहुआ ने दोबारा से एक सपना देखा होता है जिसमें काले कपड़े पहने हुए आदमी के चेस्ट के राइट साइड पे खरोच का निशान था, जिसे देख के बानहुआ ये सोचती है कि चलो काले कपड़े पहने हुए आदमी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खरोच जो है कुछ ही लोगों के होंगे। और बानहुआ डिसाइड करती है कि वो शुरुआत जो है जियांगलुओ से करेगी। और साथ ही साथ बानहुआ की ग्रैंड मदर का बर्थडे आ रहा था, जिस वजह से बानहुआ डिसाइड करती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएगी। तो पार्टी में सभी लोग आ रखे होंगे, साथ ही साथ जियांगलुओ भी। तो उस दिन जो है बानहुआ जियांगलुओ का निशान देखने की कोशिश करेगी। बानहुआ राजमहल पहुंच के बर्थडे पार्टी के बारे में बता देती है, जिसे सुन के राजा काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जितना भी खर्चा आएगा वो क्राउन प्रिंस उठाएंगे और वो आपकी मदद भी करेंगे, और साथ ही साथ मैं रोंगशा को भी बोल दूंगा ताकि वो तुम्हारी थोड़ी मदद कर सके। जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर की पार्टी ग्रैंड मदर के वहाँ होगी, जिस वजह से उन लोगों को मौका मिल जाएगा उस दिन ग्रैंड मदर के घर में तलाशी लेकर टाइगर टेली का पता लगाना। बानहुआ जब घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में जियांगलुओ मिल जाता है। तो ये दोनों तो भाई बहन है, जिस वजह से बानहुआ जो है जियांगलुओ पे झपट पड़ती है और उसके ऊपर की टी शर्ट उतारने लग जाती है। तो जियांगलुओ ने ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से बानहुआ को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब बानहुआ फाइनल टी शर्ट पे पहुंच जाती है कि तभी वहाँ पे रोंगशा पहुंच जाता है, जिस वजह से बानहुआ चेक नहीं कर पाती है कि जियांगलुओ के चेस्ट पे निशान है कि नहीं है। बानहुआ अपनी ड्रेस ढीली करती है और अपना मेकअप बिगाड़ लेती है और सीधा जमीन में जाकर गिर जाती है कि तभी सामने से राजा आ रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जियांगलुओ बानहुआ को परेशान किया। और यहाँ पे रोंगशा भी ऐसी प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि सच में जियांगलुओ ने बानहुआ को परेशान किया, जिसे देख के राजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियांगलुओ से कहते हैं कि तुम सारे रूल्स भूल गए हो, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम 500 बार ये सारे रूल्स दोबारा लिखोगे और जब तक तुम्हारा ये काम हो नहीं जाता तब तक तुम कमरे में ही बंद रहोगे। बाहर जाने के बाद बानहुआ रोंगशा से पूछती है कि तुम तो मुझे अच्छा नहीं मानते थे, तो तुमने मेरी क्यों मदद की? इसी वजह से तो तुमने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। जिसपे रोंगशा कहता है कि मुझे माफ कर दो, वो मैंने इसलिए करा था क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से बिलोंग करती है और आपकी इतनी अच्छी फैमिली भी है, और मेरे पास तो ना ही पैसे है और ना ही मेरी कोई अच्छी फैमिली है, जिस वजह से मैं हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। और इसी वजह से मैंने आपसे दूर ही रहने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे अच्छा नहीं मानेंगे। जिसपे बानहुआ भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आ जाना दोस्ती के नाते। जियांगलुओ ने क्विलिन के फादर को लेटर लिख रखा होता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिसपे क्विलिन के फादर मान जाते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ जियांगलुओ ने चोंगजिन को भी लेटर लिख रखा होता है कि फटाफट से महल वापस आ जाओ। वांग्यू को खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिस वजह से वांग्यू टेस्टी टेस्टी डिशेस बना रही होती है कि तभी उसके फादर आ जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कितनी बार मना किया है कि तुम खाना मत बनाओ, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वांग्यू जो है राजमहल में जाके शादी करे, जिसके बाद उसको तो खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। जिस वजह से वांग्यू काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने भाई को बताती है कि मैं हमेशा बानहुआ की बुराई करती हूँ, लेकिन बानहुआ की लाइफ मेरे से भी ज्यादा अच्छी है, वो जो चाहे वो करती है, जिससे चाहे उससे बात करती है, वो हमेशा किसी भी लड़के के साथ घूम भी सकती है, लेकिन एक मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और उल्टा बानहुआ के साथ हमेशा अच्छा होता है और मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे साथ इतना बुरा होता है। वांग्यू सामान खरीदने गई होती है जहाँ पे उसे एक प्लेट पसंद आती है, लेकिन वो प्लेट जो है बांग हेंग ने ऑलरेडी बुक कर रखी होती है, जिस वजह से वांग्यू को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही वांग्यू को बांग हेंग दिख जाता है और कहता है कि तुम ही रख लो ये प्लेट, बस इसके बदले में तुम मेरे लिए एक टेस्टी सी डिश बना देना। जिसे सुन के बांग हेंग काफी खुश हो जाती है और जाते जाते मन में कह रही होती है कि हर बान फैमिली वाले इंसान बुरे नहीं होते हैं। दूसरी तरफ बानहुआ के फादर को भी एक पेंटिंग पसंद आ रखी होती है जो कि रोंगशा ने ऑलरेडी बुक करवा रखी होती है, लेकिन रोंगशा जो है बानहुआ के फादर को पेंटिंग दे देता है, जिस खुशी में बानहुआ के फादर कहते हैं कि इसके बदले में मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगा। दूसरी तरफ बानहुआ की ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, लेकिन वो एक दवाई पी रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए तो बानहुआ की ग्रैंड मदर को एक्टिव बना देती है, लेकिन वो आगे चल के बानहुआ की ग्रैंड मदर को नुकसान भी दे सकती है। दूसरी तरफ रोंगशा और बानहुआ के फादर ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसे देख के बानहुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है
और जब रोंगशा घर जाता है तो दूजिया बताता है कि बानुआ की ग्रैंड मदर ये वाली दवाई पी रही है जिससे उनकी डेथ जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। जिसे सुन के रोंगशा कहता है कि तुम्हें पता है आज जब मैंने बानुआ की फादर से बात की तो मुझे उनसे पता चला है कि बानुआ की ग्रैंड मदर मेरी भी ग्रैंड मदर है। और ऐसा कहते ही रोंगशा बेहोश हो जाता है। ग्रैंड मदर की बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है जहाँ पे बानुआ को कुछ भी सामान पसंद नहीं आ रहा होता है और वो कहती है कि मैं कुछ अच्छे वाले सामान खरीदूंगी। जिस पे रोंगशा कहता है कि अगर तुम महंगे सामान खरीदोगी तो क्राउन प्रिंस भी उतने पैसे थोड़ा ना देगा। जिस पे बानुआ डिसाइड करती है कि वो अपने थोड़े पैसे मिला के ही कुछ अच्छा खरीदेगी। जिस पे रोंगशा कहता है कि तुम अगर ऐसा करोगी तो राजा को जब ये बात पता चलेगी तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। खाने के चेक करते टाइम भी बानुआ बहुत ज्यादा महंगे डिशेस को ऑर्डर करती है। जिस पे रोंगशा कहता है कि ये डिश जो है बहुत ज्यादा महंगी है लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स देखे तो वो बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं। जिस पे बानुआ दोबारा से गुस्सा हो जाती है तो जो शेफ होता है वो रोंगशा को बताता है कि ये बानुआ की ग्रैंड मदर का फेवरेट था इसीलिए उन्होंने ये डिश को ऑर्डर किया था। बानुआ दोबारा से एक सपना देखती है। सपने में वो अपनी ग्रैंड मदर को मरा हुआ पाती है जिसे देख के बानुआ काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके सपने सच हो रहे थे। अगली सुबह रोंगशा ग्रैंड मदर से पार्टी के बारे में पूछने के लिए आ रखा होता है जहाँ पे ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे बारे में, इस तरह से तुम क्यों बान फैमिली की मदद कर रहे हो और साथ साथ तुम राजा के इतने फेवरेट हो क्योंकि तुम्हारा कुछ मकसद है। और अगर बाई चांस ये राजा को बात पता चली कि बचपन से जिनके साथ वो रह रहे वो किसी साजिश की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं तो राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जिस पे रोंगशा कहता है कि मैं बस इतना पता करना चाहता हूँ कि अचानक से बान फैमिली के राजा की मौत हो जाना और उनकी पोजीशन किसी और इंसान को मिल जाना और साथ साथ आप रानी थी तो उस टाइम पे आप अपनी पावर को यूज कर सकती थी लेकिन अपनी रानी की पोजीशन भी छोड़ दी, तो ऐसा ये सब कुछ क्यों हुआ और इन सब चीज के पीछे का कारण क्या है। और ये भी हमारे पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।